संविधान की सर्वप्रथम विचार कौन लाया था? थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, सब जानकारी है। संविधान का सर्वप्रथम विचार, तो एक व्यक्ति, शुरुआत में अगर बिल्कुल ओल्ड समय की बात करी जाए तो बोलिएगा 1895 में एक व्यक्ति आया था, व्यक्ति थे जिनका नाम था आपके पास लोकमान बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये सब फैक्ट है, मैं सिर्फ यहां पर फैक्ट लिखूंगा जहां से प्रश्न आपके पास आते हैं। 1895 में लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बेटा समझिए, सर्वप्रथम आपके पास संविधान का एक विचार लाया था कि हमारा देश कैसा होगा, कैसा विचार। तो संविधान शब्द इस्तेमाल नहीं किया था इन्होंने, संविधान इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था हमारे देश के लोगों के लिए, मान लीजिए ये आपके पास इंडिया है, तो हमारे देश के लोग ही अपने इंडिया के संविधान को निर्मित करेंगे। तो यहां पर उन्होंने एक शब्द दिया था, इस शब्द को क्या कहते हैं आपके पास? स्वराज। ठीक है, याद रखना है बस इसको। कोई तुमसे पूछे स्वराज शब्द की उत्पत्ति, तो भी इन्होंने ही, और कोई आपसे कहे स्वराज शब्द की सर्वप्रथम मांग, तो भी आपके पास इन्होंने ही। ठीक है, एक जगह स्वराज और मिलेगा तुम्हें जब स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ रहे होगे, ठीक है, लेकिन वो बात की कहानी है, संविधान तौर की नहीं है, वो अपना इतिहास की सिस्टम है। तो कोई पूछे सर्वप्रथम आपके पास संविधान के विचार, या मान लीजिए संविधान के रूप में कहा गया स्वराज लाया जाए, तो वो एक ही व्यक्ति लाए थे जिनका नाम था आपके पास लोकमान तिलक। ठीक है, अब स्वराज क्या होता है एक छोटी सी लाइन में समझ लीजिए, अगर मैं एक एक लाइन क्लियर करूंगा तो फिर टॉपिक बड़ा मुश्किल हो जाएगा समाप्त कराना। स्वराज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, स्वराज, स्वता राज, वह राज जो हमने खुद अपने ऊपर बनाया हो, वह स्वराज। संविधान नहीं जानते थे लोकमान तिलक, बस ये जानते थे कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे पर खुद का राज करे, बस ऐसा है। तो एक माना जाता है कि किसने सर्वप्रथम एक विचार लाया कि भाई संविधान का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर आपका राज। आज आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके ऊपर राज करे तो आपकी मर्जी से ही तो कर रहे हैं, आप उनको वोट देके जिताते हो तो वो राज करते हैं आपके ऊपर, मतलब आप राज का मतलब ये है कि वो आपके लिए काम करते हैं, तो आपकी मर्जी से सब। अगर कल के दिन आपने किसी को हरा दिया तो वो आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा, ऐसा है, तो इसे कहा गया स्वराज। अब ना आपके पास समय बढ़ा, आपके पास आगे समय जब आपके पास आगे बढ़ा 1900 आपके पास 22 लगा, तो 1922 में एक व्यक्ति आ गए थे, बहुत नाम इनका ऊंचा था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली हल्की फुल्की संविधान के बारे में, उन्होंने ये कहा मैं ये चाहता हूं कि भारत की जो जनता है, ठीक है, भारत की जनता अपने स्वाभिमान का या अपने भविष्य का स्वतः निर्माण करे। ये कहा था आपके पास किसने? महात्मा गांधी ने, कि भारत की जनता अपने भविष्य का स्वतः निर्माण करे। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने हल्का फुल्का इशारा किया था ऐसे कुछ नियम के लिए जो भाई आपके पास आदमी अपने लिए ही बनाए, ऐसा हल्का फुल्का नियम के लिए। ठीक, तो स्वराज वही हुआ, गांधी जी ने भी वही काम किया, लेकिन किसी ने संविधान शब्द नहीं लिया। यहां पर इन्होंने स्वराज कह दिया, इन्होंने कह दिया भारत की जनता भविष्य अपना स्वतः ही निर्माण करे, ऐसा कुछ करे, संविधान किसी ने नहीं कहा। तो अंग्रेजों को ये बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन नहीं थी, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि देश आजाद कर दो, ठीक है, नियम तो अंग्रेज लॉलीपॉप देते रहते थे, ठीक है भैया लो 1909 1919 ले लो, 1935 ले लो, बना लो अपने लिए नियम, ठीक, ये चलता रहता था। आगे चल के आपके पास एक व्यक्ति आए जिनका नाम ईयर आई 1900 आपके पास 34, और 1934 में एक व्यक्ति आए, इनका नाम था एम.एन. राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, ये नाम याद रखना, एक एम.एन. राय और एक बी.एन. राय, इनका दो में बड़ी कंफ्यूजन होती है, और इन दो से हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश ही आएगा, बी.एन. राय और एम.एन. राय। तो इन दोनों में अगर ये विकल्प किसी का भी प्रश्न पूछा, इसका चाहे बी.एन. राय का, दोनों विकल्प दिए जाएंगे, क्योंकि आप और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एम.एन. राय था कि यार बी.एन. राय था, तो याद रखना है 1934 में एम.एन. राय ने सर्वप्रथम आपके पास एक शब्द का यूज किया, उसका नाम था संविधान, और ये बोला संविधान का गठन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम संविधान के गठन का विचार किसने दिया? तब आंसर लगाना है कौन सा? एम.एन. राय। संविधान के बारे जैसा संविधान कैसा होगा सर्वप्रथम एक कोई विचार कौन लाया था?
तिलक, ठीक है। आपके पास कैसा होगा, गांधी, लेकिन उसकी मांग गठन कि उसका निर्माण कर ही दो, ये आपके पास मांगी थी एम.एन. राय ने। अब एम.एन. राय से कुछ होने चला तो था नहीं, अंग्रेजों को कौन सा डर था जो एम.एन. राय से डरते थे? एम.एन. राय कोई बड़े नेता थे क्या जो अंग्रेज आपके पास? अंग्रेज डरते थे इन सबसे, थोड़ा मोड़ा कांग्रेस से, और ज्यादा डरते थे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी अब ऐसा कुछ मांगा ही नहीं है तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है देख लेंगे। लेकिन संविधान गठन के विचार को, एम.एन. राय के विचार को एक बहुत बड़ी संस्था ने समर्थन दे दिया। और इंडिया में उस समय पे दो ही संस्था चलती थी। एक संस्था आपके पास चलती थी जिसका नाम था आपके पास क्या, कांग्रेस, और एक संस्था चलती थी जिसका नाम क्या था, लीग। लीग मतलब मुस्लिम लीग, है ना। चलो, तो यहां पर 1935 लगी, और 1935 में कांग्रेस ने, कांग्रेस का नाम आता है, वरना एक व्यक्ति का नाम आता है आपके पास, जवाहरलाल आपके पास नेहरू, इनका नाम आता है, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के मुखिया थे ना, तो जवाहरलाल नेहरू जो जो बोलेंगे वही होगा कांग्रेस में, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो जब कांग्रेस ने इस बात पे मोहर लगा दी, कांग्रेस ने कहा भाई एम.एन. राय साहब जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की गठन की मांग को कांग्रेस ने कब मांगा? तो आंसर देना 35 में। संविधान के गठन का विचार पहले कौन लाया? तो आंसर देना 34 में, और बाकी तो सुराज राज से पूछे तो बता देना, ठीक है। फिर सुन लीजिए, संविधान के गठन का विचार 34 एम.एन. राय, संविधान के गठन की मांग आपके पास किसने, कांग्रेस, कब, 1935, ठीक है। अब जैसी भैया कांग्रेस जुड़ी, कांग्रेस जुड़ी, अब अंग्रेजों को थोड़ा सा डर लगा। अंग्रेजों को लगा यार अब तो बहुत बड़ी संस्था जुड़ गई है, और बहुत बड़ी संस्था कह रही है हमें संविधान बना के दो, चाहे कुछ भी करो, संविधान सभा का गठन करो। अब अंग्रेज बेचारे, मैंने क्या, अंग्रेज अपने आप को इतना अच्छा सामने पेश करते थे इंडिया के सामने, वो ये कहते थे कि हम तो भैया बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम ये छोड़ छाड़ के चले जाएं यूरोप, लेकिन हमें थोड़ी इस लाइन को समझना, थोड़ा सा भावनात्मक लाइन है तो चीज बहुत अच्छी समझ रही है। अंग्रेज हमेशा ये दिखाते थे भारतीय लोगों को कि इस भारत में दो बिल्लियां रहती हैं, दो चूहा रहती हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, और हमें बिल्ली, ठीक है। तो अंग्रेज कहते थे कि देखो हमें लूटना हो, खाना हो बिल्ली को, तो तुम्हें भी खा जाएंगे, तुम्हें भी खा जाएंगे, लेकिन हम वैसी बिल्ली नहीं है कि इसको भी खा जाए, इसके भी खा जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम अपना एरिया संभाल लो बस, लेकिन हम ये चाहते हैं जब हम जाएं यहां से तो तुम दोनों चूहा आपस में न लड़ जाओ, तो इस बात की हमें सिद्ध कर दो कि तुम दोनों आपस में नहीं लड़ोगे, ठीक। अंग्रेज ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, और उस दिखाने के प्रूफ के चक्कर में प्रूफ भी देते रहते थे हम अच्छे हैं। 1909 शासन अधिनियम, 1919 शासन अधिनियम, 1935 शासन अधिनियम, तो लोगों को ये लगा रहता था 1773 से ये तो करते चले आ रहे थे, तो लोगों को लगा था नहीं नहीं यार हम जो कुछ मांग करते हैं तो वो दे देते हैं। तो इन्होंने कहा देखो तुम्हारी संविधान गठन की मांग है, दे देंगे, हमें क्या है, इच्छा बिल्कुल नहीं देने की, लेकिन अब दे देंगे भाई, तुमने मांगा, हम तो चाह रहे, ऊपर मन से तो बोलेंगे हम तो चाह रहे कि हम तुम्हारे देश से कब चले जाएं, हमें कौन सा अच्छा लगता है, हमारा देश तो वहां है, हमें आपके देश में करना क्या है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई अब तुमने मांग करी है तो देना पड़ेगा। इन्होंने मांगा नहीं दिया, इन्होंने मांगा नहीं दिया, इन्होंने मांगा नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस आ गई तो मजबूरी देना पड़ा, मजबूरी देना पड़ा। तो अंग्रेजों ने एक समिति बुलाई, एक बैठक बुलाई, और इस बैठक में यह निर्णय लिया क्या करें। तो संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? तो बोलिएगा, संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया अगस्त के महीने में, ईयर थी 1940, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, अगस्त प्रस्ताव, महीने से ही नाम दे दिया। वह आपके पास प्रस्ताव जहां पर अंग्रेजों ने इस बात की सहमति दे दी थी कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे भैया। और जब अंग्रेजों ने ये कहा तो भाई इंडिया के लोगों को लगा बढ़िया तो है, अंग्रेज हमारे माने जा रहे हैं, ठीक। अंग्रेज ने पूरा अपने गुणा भाग लगाया, अपने कुछ विद्वानों को बुलाया, और ईयर लग गई 1942, और 1942 ईयर लग गई तो अपने कुछ विद्वानों को बुला के एक बंटवारा लेते आए। बंटवारा को क्या बोला गया, उस प्रस्ताव को बोला गया आपके पास
क्रिप्स प्रस्ताव, याद रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव। 3 लोग आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए, अलेक्जेंडर कनिंघम आए, और भी आपके पास आए। तुम्हें सिर्फ स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम याद नहीं रखना, उस मैन वाले व्यक्ति का नाम याद रखना। अब ऐसे समझो, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ लीग है। सन 1942 लग गई, अंग्रेज एक परफॉर्मा तैयार करा के आए, ठीक है, परफॉर्मा तैयार करा के आपके पास आए, बोला देखो भैया, हम तुम्हारे इस संविधान सभा के विचार को लागू करने जा रहे हैं और हमने कुछ ऐसा प्रारूप बनाया, आप एक बार देख लो, मतलब आप देख लो और आपको ये पसंद आ जाए तो हम चलते बनेंगे, तुम्हारा देश आजाद, अब इन करा लो आजाद 1 आध साल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधी कहानी है, अंग्रेज बंटवारा लेकर आए थे, आपका एक तरफ हिंदू का, एक तरफ लीग कांग्रेस का, मतलब मुस्लिम लीगों का, कांग्रेस का, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक, अब बंटवारा में जानबूझ के कुछ ऐसे पॉइंट लाए जिसको कोई ना कोई दल पसंद ना करे, ठीक है। वो पॉइंट क्या था, अलग निर्वाचन का। उसने कहा मुस्लिम लीग अलग करेंगे और सब आपके पास अलग करेंगे। उनको इंडिया छोड़ के जाना कहां था, अब वो तुम बस वो तो दिखा रहे थे कि हमें तो भैया आज चले जाए, तुम हमें ये तो डिसाइड कर दो कि तुम दोनों लड़ोगे नहीं, पचड़ी कि हम गए तुम दोनों लड़ गए तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं जाना। और जैसे ही कृषि प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने पढ़ा पूरा, अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, कांग्रेस ने कहा ये होगा ये होगा ये होगा, एक लीग ने मना कर दिया। ऐसे समझ लो कि आपके घर में आपके बड़े पापा छोटे पापा को कोई बंटवारा करने आ जाए और ना आपकी कोई बड़े पापा से पूछे ना छोटे पिताजी से पूछे कैसे क्या बंटवारा करना, अपने मन से दे दे कि शहर का घर तुम रख लेना, गांव का तुम रख लेना, 5 बीघा तुम रख लेना, खरियाना तुम रख लेना, ट्रैक्टर तुम रख लेना, ये रख लेना। अगर उन दो में से एक ने भी मना कर दिया बंटवारा बेकार, यही हो गया 1942 में। 1942 में आपके पास मुस्लिम लीग ने इस बंटवारे को मना कर दिया, असहमत। मुस्लिम लीग ने कहा रुक जाओ, ऐसा संविधान नहीं बनवाना, हमें हमें क्या मिलेगा, हमें तो यही नहीं पता पाकिस्तान कहां है, तुमने कहां लिखा इसमें पाकिस्तान की मांग। अंग्रेजों ने कहा तुम्हें पाकिस्तान भी चाहिए क्या, उन्होंने कहा हमें इंडिया के साथ ही रहना, हमें अलग बनाओ पाकिस्तान। अब अंग्रेजों ने फिर कांग्रेस की तरफ देखा इसी तो हम इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे, हम यही तो चाह नहीं रहे, अब हम चले जाएंगे तो देखो तो लड़ भिड़ेंगे, ठीक है। और ये सबरी मांग करी थी कांग्रेस ने संविधान की। कांग्रेस तो चाह रही थी कि कांग्रेस पर सहमति में एक तो एंटी हो जाए, तो ऐसा नियम बना दो कि एक एंटी हो जाए। एंटी हो गया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने कहा हम असहमति जताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ जाता है, संविधान सभा की मांग में सर्वप्रथम आपके पास किस प्रस्ताव को किसने ठुकरा दिया था, आंसर देना मुस्लिम लीग। किस प्रस्ताव कब आया था, आंसर देना 1942। किस प्रस्ताव किसकी मांग पे आया था, तो आपने बोला कांग्रेस की संविधान गठन की मांग पर आया था। किस प्रस्ताव बनाने के पहले कौन सा प्रस्ताव लाया गया था, तो आंसर देना अगस्त प्रस्ताव, है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपके पास ईयर लगी 1946। अब समय आ गया देश आजादी का, टरका लिए अंग्रेज, देख रहे हैं 1942 में बात टल गई 43, 44, 45, 46। अंग्रेजों ने कहा लीजिए भैया तुम इतनी जिद करे हो तो हम तुम्हारे लिए एक और अपने विद्वान लोगों को बुला के एक मिशन और बनाते हैं। उस मिशन को आपके पास क्या बोला गया, उस मिशन को आपके पास क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ये लाया गया कब, 1946 में, ठीक है। उसने कहा भाई अब सुन लो, हमने बहुत दिमाग लगाया क्या करना क्या नहीं करना, तुम्हारी ये सब देखते हुए, तुम्हारा सब पूरा इतिहास क्रियाक्रम देखते हुए कि इंडिया में कितने लोग हैं, कितने धाम के कैसे कैसे विचार है, तो लोगों ने कहा बताओ जरा क्या है। कांग्रेस ने फिर वही पढ़ा कि कहीं इन्होंने कुछ ऐसा कोई टोंट तो नहीं मार दिया इन जैसा, फिर लफड़ा हो जाए और देश 1947 में नहीं 1952-50 में आ जा तो ठीक। और मुस्लिम लीग ने पढ़ा, इन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी थी, इन्होंने ये लिखा था इस कैबिनेट मिशन में कि देखिए हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके पास सबका अपना अपना संविधान हो, इसका मतलब एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, संविधान सभा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इतना बड़ा देश चलाना है तो एक संविधान सभा तो होनी चाहिए। और आगे पढ़ा, और आगे ये लिखा था संविधान सभा कैसे निर्माण करें। अंग्रेजों ने कहा अगर हम बता देंगे
कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के ये बन जाएंगे, अली जिन्ना साहब जब संविधान सभा के ये बन जाएंगे, तो हो सकता है तुम लोग ठुकरा दो। तो एक काम करो, तुम लोग अपने ही में फैसला कर लो कि तुम्हारे घर का संविधान कैसा होगा। अब फैसला कैसे कर लो, तो उन्होंने ये भी बताया फैसला कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, चुनाव करना है। और चुनाव में जो जो वोटिंग होने वाली है, और जो जो चुनाव में व्यक्ति जीत जाएगा, जो भी, चाहे तुम जीत जाओ चाहे तुम जीत जाओ, और भी इंडिया में 2-3 लोग हैं जिनका नाम है आपके पास देसी रियासतें, और भी आपके पास सिख हैं इंडिया में, आपके पास ईसाई हैं, ये सब लोग हैं। अगर जो जिसको इंडिया के लोगों ने जिता दिया, भारत की जनता ने तुम्हें तुम्हें तुम्हें, बस वही व्यक्ति संविधान बना ले। और जो व्यक्ति आपके पास चुनाव में जीत गया वो संविधान बना लेगा, और जो संविधान बना लेगा तो देश उसका कहलाएगा। अगर तुम जीत गए तो भारत तुम्हारा है, और अगर मुस्लिम लीग भाई आप जीत गए तो पाकिस्तान बना लेना भारत को, हमें क्या दिक्कत है। और कोई जीत गया राजा महाराजा तो अपना अपना रजवाड़ी संभाल लेना, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक काम करे जाओ कि तुम लोग आपस में लड़ो, तो एक टॉस कर लेते हैं, टॉस का मतलब वही संविधान सभा बना लेते, चुनाव कर लेते हैं, और चुनाव में जिसकी वोटिंग ज्यादा हो जाएगी वो बनाएगा सीधा का सीधी बात संविधान। सबने हामी कर दी। कांग्रेस को फुल विश्वास था हमें तो जीत ही जाना है, इतनी कांग्रेस की शाखाएं हैं, इन्होंने कहा तैयार है। मुस्लिम लीग को भी फुल विश्वास था, मुस्लिम लीग ने कहा हम हार जाएंगे क्या। जब 1909 में अलग पृथक निर्वाचन मुस्लिम लीगों को दिया गया है, तो मुस्लिम वाले एरिया में तो मुस्लिम जीत ही जाएगा। और अगर हमने आधी सीटें भी कांग्रेस वाले एरिया में जीत ली, तो हमारी सीटें तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हमारे एरिया में हिंदू तो लड़ नहीं, मतलब हमारे एरिया में कांग्रेस तो लड़ नहीं पाएगी, तो वो सीटें तो हमारी है। और अंग्रेजों ने हमको पहले ही बोल के रखा है कि तुम जहां चाहो वहां चुनाव लड़ लो, तो हम बाकी लड़ लेंगे कांग्रेस वाले एरिया में। और आधी नहीं जीत पाए तो आधी की आधी भी जीत गए, और अपनी बिल्कुल क्लियर है, तो हमारी सीटें कहीं निकल गई तो हम तो फिर भैया सबसे आगे आपके पास हो जाएंगे। इन्होंने कहा हाँ सहमति है भाई। अंग्रेजों ने कहा डन, उन्होंने कहा डन भाई, उन्होंने कहा भाई जब कोई पीछे न मुड़ना अपनी बातों से। उन्होंने कहा नहीं अब हमने कह दिया जो कोई जीतेगा वही बनाएगा संविधान। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया चुनाव होने दो। ठीक, अब आपके पास डेट आई किसकी, चुनाव की। ठीक है, चुनाव की तैयारी करी गई, और चुनाव की जो आपके पास तैयारी आपके पास करी गई, तो उस चुनाव में जो आपके पास सीटें थी, वो सीटें आपके पास निर्धारित थी आपके पास 389। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 300 आपके पास 89 सीटों का आंकड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है, क्योंकि प्रश्न आता नहीं है समझाने में, बस कहानी भर में और होता है। भैया अब इंडिया में चुनाव होने जा रहा नगर निगम जैसा, ठीक है, पूरी इंडिया में, और सीधी बात पक्की है, जो जीतेगा वही बनाएगा इंडिया। अब चाहे तुम जीत जाओ चाहे कोई भी जीत जाओ, सीटों को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा ठीक है, एक सीट बटेगी ब्रिटिश भारत की। ठीक है, ब्रिटिश भारत, अब समझते जाना सब कहानी है, इसका तो मैं फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा अब रद्दी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कितनी सीटें थी, पर आपको पता होना चाहिए ना कि इंडिया में कांग्रेस कब से क्यों राज करी। ठीक, आपके पास, और ब्रिटिश भारत के बाद उन्होंने कहा दूसरी नंबर की सीटें होंगी देसी रियासतों की। ठीक है, इन लोगों ने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा देखो हमने पहले कहा था कोई बात नहीं मोड़ना, उन्होंने कहा ठीक है, देसी रियासत में आ जाएंगे राजा महाराजा। ठीक है, और आपके पास इसमें आपके पास आ जाएंगे कौन से, हमारा भारत, मतलब ब्रिटिश भारत, जहां पर हम राज कर रहे, हम मतलब अंग्रेज राज कर रहे। तो जहां जहां अंग्रेजों का राज है इस पूरे देश में, उस ब्रिटिश भारत बोलेंगे, ताज का शासन। और जहां पर हमारा राज नहीं है, राजाओं का राज है, हैदराबाद जूनागढ़ आपके पास ऐसे, तो वहां भैया देसी रियासतें बोल देंगे। अंग्रेज को तो बस मौका चाहिए था, अंग्रेज ये भी कह सकते थे कि देसी रियासतों को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कहा। अंग्रेज जानते थे अगर हिंदू मुस्लिम इससे सहमति हो गई तो एक कांटा लगाया हो जिसका नाम है राजा महाराजा। कल के दिन अगर राजा महाराजा सहमत में ना हुए, बवाल खींच दिया, हम फिर कह देंगे हम देश छोड़ के नहीं जा सकते, हमें राजा महाराजा से लग रहा तुम लोग लड़ भिड़ोगे। ठीक है, तो बस उसको तो बहाना चाहिए था। अब भाई तैयारी चालू हुई, तैयारी आपके पास चालू हुई, तो ये सीटें थी आपके पास लगभग 200, हाँ 200 नहीं वो तो ठीक है, 292 296, मतलब जोड़ ले, कोई बात नहीं आंकड़ा जोड़ लेने तो ये 296 हो गए, ये आपके पास 93 हो गई। ठीक है, ओके, 6 3 9 हो गया,
9 18 2 1 हासिल 389 हो गया। ठीक है, ओके। अब 296 सीटों पर चुनाव होने वाला था दो टीमों का, एक का नाम था आपके पास कांग्रेस और एक का नाम था आपके पास मुस्लिम लीग, और यहां पर चुनाव होने वाला था राजा महाराजाओं का। ठीक है, बस चुनाव हुआ, कांग्रेस ने बेहतरीन प्रचार किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों ने, यहां जिन्ना बिन्ना ने भी प्रचार किया, भाई सब आपके पास लगे, हमें जिताना है, तभी संविधान बनेगा, तभी भारत पाकिस्तान बनेगा। यहां कांग्रेस वालों ने प्रचार किया, हमें जिताना है, अपनी संख्या भी ज्यादा है, आपके पास तो जीतना बड़ा संभावना है, और अपन लोगों को मुश्किल है क्योंकि अपन मुस्लिम के एरिया में जीत जा नहीं सकते चुनाव लड़ने, मुस्लिम अपने में आ सकता है। कुल मिलाकर सबने अपने अपने चुनावी हथकंडे अपनाए, चुनावी हथकंडे अपनाए। अब आई बात इनकी देसी रियासतों की। देसी रियासतों का भैया तुम्हें प्रचार नहीं करना था चुनाव का, देसी रियासतों को प्रचार करना ही नहीं था, देसी रियासतों का हम क्या प्रचार करेंगे। ठीक है, जूनागढ़ के राजा हम, और कौन उनकी इतनी औकात है जो हमारे राजा के खिलाफ लड़ जाए। ठीक है, मतलब राजाओं ने चुनाव नहीं लड़ा, आपके पास देसी रियासत, उन्होंने कहा सही बात है, जो अपने एरिया का राजा है उसके खिलाफ कौन लड़ेगा, और अंग्रेज क्या कह रहे थे, राजा लड़ेंगे यहाँ पर। अब राजा का एरिया में राजा के चुनाव लड़ेगा कि जनता खड़ी रहेगी आपके पास कि नहीं हम राजा के खिलाफ लड़ेंगे, राजा ने पता नहीं कौन कोने में सिमटवा दी उसको। ठीक है, तो राजा के खिलाफ तो कोई नहीं लड़ा, उन्होंने कहा ना भैया हमारा बस का नहीं, राजा के खिलाफ लड़ना, तो राजाओं को तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने कहा हमें कौन सी दिक्कत है, हमें हमारे विरोध में कोई खड़ा ही नहीं होगा, हम तो पहले जीत जाएंगे। ये तो जीत गए। दोनों था इनके बीच में चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, ओपनिंग रिजल्ट आया, तो कांग्रेस सीट जीत गई 208 और मुस्लिम लीग सीट जीत गई आपके पास 73। ये तो मुस्लिम लीग के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मतलब सीट नहीं जीत पाई बेचारी। अब सीट नहीं जीत पाई, अब नियम क्या कह रहा था, नियम ये कह रहा था कि संविधान वो बनाएगा जो भैया जीतेगा, और सब सहमति रहेंगे। अब मुस्लिम लीग को लफड़ा लगा, उन्होंने कहा लो बन गया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान भी नहीं बनना और भारत में रहना पड़ेगा। सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया, उन्होंने कहा भैया संविधान सभा बनाने की तैयारी प्रारंभ करो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और अपना अपना संविधान बना लो, और बस तुम अपना संविधान बनाओ और हम निकले वहां, छुट्टी पाए, हम भी जाए अपने एरिया में। ठीक, उसके बाद ओके, प्रस्ताव पहुंचा अंग्रेजों का कांग्रेस के पास, कांग्रेस हमने हामी जता दी, हाँ भैया बिल्कुल संविधान बनाने हम आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुस्लिम लीग के पास पहुंचा, देखो भैया बात से मत पलट जाना। मुस्लिम लीग का ना कौन सी बात, उन्होंने कहा ये वाली बात कि जो जीतेगा वो चुनाव बनाएगा संविधान, बाकी नहीं। तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, कैबिनेट में हमें अपना चाहिए अलग से, ये चुनाव ना सब रद्दी टोकरी में डालो। ठीक है, मतलब सीधी सीधे मुस्लिम लीग पलट गए। मुस्लिम लीग ने कहा ना भाई हमें अपना अलग एरिया आपके पास चाहिए, हम नहीं मानते कोई चुनाव ना, हम हार गए तो क्या मतलब, हम नहीं जाएंगे संविधान सभा के निर्माण में। अब भैया अंग्रेज पहुंचे कांग्रेस के पास, देखा जाए मुस्लिम लीग यार आप अपनी बातों से पलट गए, तो कांग्रेस ने कहा पलट गए तो पलट गए, चाहे लाठी चल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम इतना जीत जात कराए हैं, चुनाव तो संविधान हम ही बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें आना हुआ, अब अंग्रेज बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बात तो यही हुई थी ना, जो जीतेगा वही बनाएगा। अंग्रेज ने कहा ठीक है भैया तुम आ जाओ, संविधान बनाना प्रारंभ करो। संविधान बनना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तारीख पहली 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पूछा जाता है संविधान सभा की आपके पास पहली बैठक आपके पास कब करी गई, 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान का काम चालू हुआ कि इंडिया का संविधान कैसा होगा। अब कैसा होने के पहले संविधान सभा का अध्यक्ष तो होगा, एक मुखिया तो होगा, तो उसका एक मुखिया अस्थायी बना दिया गया। वो मुखिया आपके पास कौन था, उसका नाम था आपके पास सच्चिदानंद आपके पास सिन्हा। इनको क्या बना दिया, अस्थायी मुखिया। ठीक है, अब अस्थायी क्यों बना दिया, देखो ऐसा है, कांग्रेस वालों को बेचारों को इतना पता नहीं था। अभी तुम्हें कोई यहां से कोई कह दे कि तुम्हें दिल्ली जानी है और एक मीटिंग करनी है, और तुम्हें आज तक ये नहीं पता कि तुम्हें मीटिंग में क्या करना होता है, तो भाई तुम्हें कोई बताने वाला तो चाहिए। तो जब पहली बार बेचारी जीते, पहली बार ऐसा इन्होंने सपना कभी देखा होगा कि हम जीतेंगे और देश का संविधान बनाएंगे। बेचारे कब से गुलाम है, 1608 से आपके पास गुलाम है, तब से लड़ते 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 आज भगवान ने वो समय दिया। ठीक, और जब वहां पहुंचे कांग्रेस ने कहा बनाओ संविधान, इन्होंने कहा संविधान बनाए, कैसे बनाए, मतलब कहां लिखना प्रारंभ करें। उन्होंने कहा पकड़े रहो, लिखना तो बाद में प्रारंभ करना, पहले अपने 208 में से एक मुखिया तो बनाओ जिसको तुम 200 से
207 लोग उस एक को अपनी बात बता सको। जो आजकल तुम टीवी में देखते हो, लोकसभा अध्यक्ष बैठे रहते, ऑर्डर 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 आपके पास चलता, शांत हो जाए महानुभाव, शांत हो जाए महानुभाव। वही अध्यक्ष तो बनाओ, लोकसभा अध्यक्ष आपके पास मेन, उसको तुम बताना। इन्होंने कहा यार बात तो सही है, तुम ऐसे बनाओगे संविधान? इन्होंने कहा किसको बनाए? इनको सबसे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी एक ही देखा, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इनसे कहा महाराज तुम बन जाओ अध्यक्ष, ठीक है? ये बन गए अध्यक्ष, बड़े प्रशंसा, बढ़िया संसद पहली बार देखने को मिली थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, बढ़िया गद्दा पंखा उनका चल रहा है, सब बहन को यार बताओ, अंग्रेज तो राजा करते थे अपने देश में, ठीक है? इनका बस शाम, सुबह से शाम हो गई, थोड़ा मोड़ा बातचीत हुई, खुशी इतनी थी। अब मुस्लिम लीग नहीं आया, मुस्लिम लीग समझ लो संसद में प्रवेश ही नहीं किया, उसने कहा हम संविधान बनाएंगे ही नहीं, और इनको तो आना ही नहीं था। देशी रियासतों को इनको काय के लिए आना था? इन्होंने कहा हमें कौन हराएगा, ठीक है? हम अपने जीत गए, हमारा राजा का एरिया हमारा है, हैदराबाद कौन भारत में शामिल नहीं होगा, कौन कहीं शामिल नहीं होगा, हमारा हमारा है, ठीक है? संविधान बनाने ये कांग्रेस वाले तो अपने भारत के लिए बनाने, अब भारत में हम शामिल ही नहीं होंगे तो भारत के संविधान से हमारा क्या लेना देना? तो ये नहीं है, ठीक? अब आगे डेट लगी आपके पास 9 दिसंबर के बाद, आपके पास 11 दिसंबर 1946 पूछ रहा था संविधान सभा की सेकंड बैठक कब हुई थी? तो बोलिए कि संविधान सभा की आपके पास सेकंड बैठक यहां पर हुई थी। अब सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष पद के लिए जा रहे थे, रोक दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा महाराज अब आप अध्यक्ष नहीं हो, अब अध्यक्ष बना रहे आपके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को। और अगला अध्यक्ष कौन चुना गया? जिसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर देना राजेंद्र। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर देना कौन सा? सच्चिदानंद सिन्हा। अब अध्यक्ष तो दोनों हो गए, कोई तुमसे अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा को लगा देना है, स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद को लगा देना। कभी कभार उपाध्यक्ष पूछ देता है कि उपाध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो आंसर देना है उपाध्यक्ष जो आपके पास चुना गया, जैसे क्लास मॉनिटर होता है, फिर उप क्लास मॉनिटर होता है, ऐसा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे। तो उपाध्यक्ष आपके पास कौन होता है? तो उपाध्यक्ष बनाया गया एक व्यक्ति को, H.C. मुखर्जी, इनका नाम याद रखना है, हरेंद्र कोमर, इनका नाम था फुल फॉर्म हिंदी में हरेंद्र कोमर। फिलहाल तुम्हें इंग्लिश से काम चल जाएगा, जैसे कोई तुमसे पूछे एम.एन. राय, बस एम.एन. राय से काम चल जाएगा, ठीक है? तो इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, H.C. मुखर्जी को। अब क्या हुआ? सुबह से शाम निकल गई, एक दिन का फिर रेस्ट, एक दिन का फिर रेस्ट, फिर लगा आपके कौन सा? 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर आपके पास 1946 लगा। जवाहरलाल नेहरू ने इतना जबरदस्त काम कर दिया, 1-2 दिन बहुत अच्छी मेहनत करी जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू जैसे ही संविधान में आया, संसद में संविधान बनाने, उसने कहा बस, जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम बता रहे हमारा देश का संविधान कैसा होगा। तो वह व्यक्ति जिसने, तीसरी बैठक थी संविधान की, वह व्यक्ति जिसने संविधान के लिए, हमारे भारत के लिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? पास किया। आपके पास यह उद्देश्य प्रस्ताव लाने का काम किसने किया था? तो आंसर देना है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाने का क्या किया था? काम किया था, ठीक है? अब उद्देश्य प्रस्ताव को बहुत अच्छे से समझ लो, समझ आ जाएगा। ये नाम इसलिए बहुत पूछता है, जब संविधान पढ़ोगे, संविधान के पहले ही पेज में लिखा होता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है? वही लाए थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्या होता है ऐसे समझो सिंपल भाषा में। आप किसी होटल रेस्टोरेंट जाते हो तो तुम ऑर्डर करने के पहले तुम्हें एक मेनू कार्ड दिया जाता है। तो मेनू कार्ड में जो आपके पास शुरुआत में उस होटल के बारे में जो चीज लिखी होती है उसे कहते हैं मेनू कार्ड, प्रस्तावना, ठीक है? तुम कोई किताब पढ़ते हो, नई किताब लाते हो, तो किताब के चैप्टर बाद में मिलेंगे, पहले किताब का एक मेनू कार्ड दिया जाएगा आगे, ठीक है? कि ये किस लेखक ने लिखी, उसके बाद तुम खोलोगे तो फिर तुम्हें चैप्टर की लाइन मिलेंगे, उसके बाद प्रत्येक चैप्टर की डिटेल मिलेगी। वही होता है उद्देश्य प्रस्ताव। ये बात हो गई थोड़ी सी लिखी पढ़ी वाली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के भावनात्मक वाली। ऐसे समझो, आपका लक्ष्य क्या है? तो आपने कहा हमारा लक्ष्य ये है एक किसी अच्छे स्थान में सरकारी जॉब पा लेना, ठीक है? ओके। अब सरकारी जॉब पा लेना ये तुम्हारा प्रस्ताव है, मतलब तुम लक्ष्य पाना चाह रहे हो अपने एंड का, लेकिन अब जॉब तो ऐसे मिलेगी नहीं, तो तुम्हें छोटे छोटे उद्देश्य
पास करना पड़ेंगे। तुमने कहा आज मैथ का ये चैप्टर अच्छे से समझ लें, आज हमें पॉलिटी में इतना बनने लगे, कल हमें हिंदी के टॉपिक में कमांड हो जाए। जिस दिन तुम्हारे जीएस मैथ हिंदी रीजनिंग में कमांड हो गई, उस दिन तुम अपने अपने उद्देश्य के मेन लक्ष्य को पा सकते हो। तो वही जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारा भारत कैसा होगा? ऐसा होगा, थोड़ा सा क्राइम कम होंगे, मौलिक अधिकार होगा, जनता अच्छे से रह रही होगी, छुआछूत नहीं होगा, प्रधानमंत्री के ऊपर, मतलब एक प्रस्ताव, सपने। और उस प्रस्ताव को कैसे पाया जाएगा? छोटे छोटे उद्देश्य, मौलिक अधिकार जोड़ा जाएगा, मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा जाएगा, समाजवाद जोड़ा जाएगा, गणराज्य जोड़ा जाएगा, लोकतंत्र रहेगा। इसे कहा गया उद्देश्य। तो उद्देश्य और प्रस्ताव को लाने का काम किसने किया था? जेएल नेहरू ने। इसलिए ये नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट है कि इस संविधान का पहला उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आपके पास अगला, संविधान सभा में भैया काम चालू हुआ। काम चालू हुआ तो पहले ही क्वेश्चन आपके पास ये पूछ लेता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो आंसर दीजिए। संविधान सभा में जो आपके पास महिलाएं थी, वो महिलाएं आपके पास कितनी थी? तो आंसर देना है कितनी? 15। ठीक है, सीधी डिजिट याद रखना है कि कितनी सीधी सीधी थी? 208। और उनमें महिलाएं आपके पास कितनी थी? मात्र 15। और 15 में 2-3 महिलाओं के नाम बिल्कुल ना भूलना, बड़े पॉपुलर नाम है उनके। ठीक है, एक का नाम क्या था? सरोजनी नायडू। एक का नाम क्या था? सुचेता आपके पास कृपलानी। एक का नाम आपके पास क्या था? एक का नाम था आपके पास विजय लक्ष्मी आपके पास पंडित। इनके नाम कभी मत भूलिएगा। सरोजनी नायडू आपके पास हैदराबाद में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेचारों का देहांत हुआ था। सरोजनी नायडू इतना पॉपुलर नाम, सरोजनी नायडू इसलिए पॉपुलर नाम है, वह महिला जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी सहमति दी और महिलाओं को एक करके लेने का काम चलती थी। इसलिए भारत की कोकिला किसे कहा गया? तो बोलिएगा, भारत की कोकिला किसे कहा गया? सरोजनी नायडू को। कोकिला मतलब वह लड़की जो पूरी के पूरे भारत के आंदोलन में महिलाओं को एक करने का काम करती। इतनी तेज वक्ता थी सरोजनी नायडू कि जब बोलती थी तो समझ लीजिए काफी लोगों को एकत्र कर लेती थी, विशेष तौर पर महिलाओं को। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगला आपके पास उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री आपके पास कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये संविधान बना रही है, समझ लीजिए 15 महिलाओं के साथ आपके पास मिलके, इसलिए इनका नाम कभी मत भूलना। आगे बढ़िए। आगे आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताइए जरा, ठीक है, संविधान सभा में सब आ गए, अंबेडकर आ गए, सब आ गए, वह व्यक्ति बताओ जो संविधान देश का नंबर 1 पॉपुलर व्यक्ति था लेकिन वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। उस व्यक्ति के नाम बताइए। तो उस व्यक्ति के नाम आपको बताना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल ही नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे? कल की कहानी है। महात्मा गांधी का क्या लक्ष्य था? महात्मा गांधी ये कह रहे थे, भाई मेरे जीते जी इंडिया के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, या तो इसको पूरा पाकिस्तान बना दो या तो फिर पूरा हिंदुस्तान बना दो, लेकिन मैं तो भाई ऐसे पाप में भागीदार नहीं हूंगा जहां पर लोग मुझे ये कहें कि तुमने बंटवाई इंडिया और पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने कहा मैं संविधान सभा में शामिल नहीं हो चाहता। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दे देगा, अम्बेडकर या 1-2 और दे देगा। तो आपको आंसर लगाना है संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अगला आपके पास प्रश्न, आपके पास क्या? अगला प्रश्न ये, संविधान किसने लिखा? तो संविधान आपके पास लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण आपके पास राय ज्यादा, इन्होंने लिखा था। इतना बड़ा नाम, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इसलिए इतना बड़ा नाम था। उसके पीछे छोटी सी बड़ी एक देशभक्ति वाली कहानी है। जब संविधान पूरा बन रहा था तो उसको लिखना भी पड़ेगा ना, तो इंडिया में ढूंढा गया भारत का सबसे सुलेखक राइटर को, जिसकी राइटिंग बहुत टॉप लेवल की हो। क्या ये संविधान लिखना था? कोई लव लेटर नहीं लिखना था कि पहुंच गया तो पहुंच गया, बना फट गया तो फट गया। ठीक है, संविधान लिखने जा रहा है, एक बार लिखेगा। तो राइटर ढूंढना था कैलोग्राफी में जो बहुत टैलेंटेड हो। कुछ बच्चों की तुम्हें राइटिंग देखी होगी, अगर लिख दे, ठीक है, तो बिल्कुल लगता है जैसे कंप्यूटर में प्रिंट छापा हो, ऐसे आपके पास होती है कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी अच्छी। उनमें भी टॉप ढूंढना था। तो एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था प्रेम बिहारी। बस
नारायण राय ज्यादा नहीं, प्रेम बिहारी। इसके बारे में पता किया तो पहुंच गए इनको मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया आप हमारा संविधान लिख दीजिए और बताइए क्या भुगतान लेना चाहेंगे। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने कहा ठीक है कि मैं पैसा नहीं दूंगा देश के संविधान लिखने के लिए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो फिर क्या लोगे, उन्होंने कहा बस जो मैं पेज लिखूंगा उस पेज के कोने में मेरा नाम डलेगा और मेरा नाम भी डलेगा और साथ में मेरे दादा परदादा का नाम डलेगा, ठीक है। मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए, जब तक संविधान रहेगा, जब तक इंडिया रहेगी तब तक संविधान के मूल पेज में हर पेज के नीचे मेरा नाम, हर पेज के नीचे मेरा नाम। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तू तो यार मोरे जैसा निकला, मैं लाल गुलाब लेके घूम रहा, मोरे को बनना प्रधानमंत्री और तोरे को बनना राइटर, और इतना भयंकर राइटर बनना है कि संविधान में बिल्कुल हमेशा पढ़ाया जाए तुझको। उन्होंने कहा महाराज जैसा तुम समझो। उन्होंने कहा चल चला जा, ठीक है। ये आज के पत्र। तब प्रेम बिहारी ने अपना नाम लिखा और अपने दादा का नाम लिखा नारायण और दादा के परदादा का नाम लिखा राय ज्यादा, चारों नाम जोड़ के लिखे उसने प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। इन्होंने आपके पास लिखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आपके पास क्या हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इंडिया का संविधान बदलने वाला था। कैसा, ध्यान दीजिए। ये महीने आप थोड़ा नोट करो, दिसंबर 46, दिसंबर के बाद लगेगी जनवरी और ईयर हो जाएगी 47, ठीक है। और कल तुम पढ़कर आए हो जनवरी के बाद लगेगी फरवरी 1947 और उसी फरवरी में तुम एक डेट पढ़कर आए हो 20 फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंट एटली ने यह घोषणा कर दी कि हम इंडिया को क्या करने जा रहे हैं, आजाद करने जा रहे हैं, ठीक है। अब भैया तुम्हें घोषणा तो करनी पड़ेगी, जब इंडिया के लोग संविधान बनाने बैठ गए हैं तो तुम्हें घोषणा भी करना पड़ेगी। अब इस घोषणा से क्या फर्क पड़ा ये देखो, ठीक है। बाकी मैंने कल पढ़ा दिया था, इस स्वतंत्रता अधिनियम घोषणा से यह फर्क पड़ा कि भारतीय संविधान की सभा को दो भाग में बांट दिया गया। इस बात को बहुत अच्छे सुनिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है। भारतीय संविधान की सभा को दो भाग में बांट दिया। लोगों ने कहा संविधान सभा को दो भाग में बांटिए, दिन रात काम होना चाहिए, देश आजाद होने जा रहा है, ये बोल दिया है क्लीमेंट एटली ने। और कहीं देश आजादी के पहले तक अगर यह देश आजादी के बाद तक हम संविधान ना बना पाए सही से तो दिक्कत हो जाएगी। संविधान सभा को दो भाग में बांट दिया। एक भाग आपके पास, यहां मैं सीधे लिख दे रहा हूं, जो संविधान आपके पास सभा थे उसके दो चरण कर दिए गए। एक चरण कर दिया गया आपके पास देश के लिए कानून, इसको बोला गया आम कानून, और एक बोला गया आपके पास संविधान के नियम। इसको सुनिए, ये क्या है। संविधान सभा को दो भागों में बांटा, ये बांटा कि देखिए जो संविधान के नॉर्मल कानून बने, छोटे मोटे, आप और हमारे लिए चोरी चकारी वाले छोटे मोटे नियम, उस समय अध्यक्ष रहेंगे जीवी मावलंकर। ध्यान दीजिए, जब आम कानून बने उस समय अध्यक्ष रहेंगे जीवी मावलंकर, लेकिन जब संविधान का मेन कानून बने कि प्रधानमंत्री का कितना पावर रहेगा, मौलिक अधिकार का कितना पावर रहेगा, राष्ट्रपति कितना पावर बनाएंगे, आचार संहिता, आपातकाल के तहत संविधान, मेन संविधान बने, उस समय आपके पास अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, संविधान सभा के कितने अध्यक्ष थे तो बोलना दो। क्वेश्चन पूछा था मेन अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था है कि जब राजेंद्र प्रसाद अनुपस्थित रहते थे तो उनकी अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मावलंकर। और जब नॉर्मल कानून बनता था तब अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मावलंकर। और जो मेन कानून बनता था उस समय अध्यक्ष कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद। और जैसे ही संविधान जब बन के तैयार होगा तो ये वही जीवी मावलंकर है जो आप इतिहास में पढ़ते हो कि भारत के देश आजादी के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यही थे जीवी मावलंकर। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, तो इनको क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष। यही तो अध्यक्ष बने रहे थे, ठीक है। तुम नहीं, तुम राष्ट्रपति बन गए तो हम अध्यक्ष तो बना ही सकते हैं, इतना तो हक हमारा है, तो इनको अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे अब संविधान बना,
एक आदमी ने दिन रात काम किया संविधान में, सब थक गए, हार गए। आपके पास 3 साल लगातार आपके पास व्यक्ति कोई नहीं जा सकता, लगातार की बैठकों में कोई नहीं, एक व्यक्ति दिन रात दिन रात दिन रात आपके पास गया। उसका नाम क्या था? B.R. अम्बेडकर, जिनका 14 अप्रैल आ रही है परसों, ठीक है, आज 12 है ना तारीख, ठीक। तो आपके पास B.R. अम्बेडकर दिन रात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, संविधान सभा की प्रत्येक बैठक में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति आपके पास कौन है? B.R. अम्बेडकर। सभी बैठक में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की प्रत्येक बैठक में B.R. अम्बेडकर गया, ना कभी बीमार हुआ, ना कभी थका, ना कभी आपके पास कुछ। इसलिए संविधान का पिता, आपके पास संविधान का अभिभावक, संविधान का मनु किसे कहा गया? तो आप बोलिएगा किसे कहा गया? B.R. अम्बेडकर को कहा गया। और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें एक का नाम बहुत उछल के आता है। अगर तुमसे कोई ये पूछे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम स्थायी राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संविधान सभा का सेकंड अध्यक्ष, तो आंसर बता देना G.V. मावलंकर, संविधान सभा का अभिभावक, तो आंसर बता देना अम्बेडकर। लेकिन क्वेश्चन को संविधान सभा के प्रथम सलाहकार, तो आंसर देना है M.N. राय। संविधान सभा की प्रथम मांग किसने कही थी? समिति ने, कांग्रेस। लेकिन क्वेश्चन पूछे संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, संविधान सभा का पूरा सलाहकार, प्रथम मतलब प्रथम नहीं, कानूनी, जो पूरे के पूरे संविधान में ये बता रहा था, संविधान सभा में था नहीं, लेकिन ये बता रहा था इंडिया का संविधान कैसे होना चाहिए। वो एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? B.N. राय। B.N. राय, इसी मैंने बोला था इन दो नाम में कभी कंफ्यूजन ना होना, ये M.N. राय और B.N. राय में। B.N. राय कौन थे? तो बोलना संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, ठीक है। और M.N. राय कौन थे? तो मुझे पता है, संविधान के गठन का प्रथम विचार लाए थे, कोई सलाहकार वलाहकार नहीं थे। सलाहकार तो ये थे, फिर क्या नाम इनका था आपके पास? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। हाँ, आपके पास सलाहकार। अब इसकी कहानी क्या है, रोड समझ में आ जाएगा। अगर ये ना होते तो आज इंडिया का संविधान 1 मिनट ना चल रहा होता। और एक इंटरेस्टिंग कहानी बता दें, B.N. राय संविधान निर्माण की सभा में शामिल नहीं थे, शामिल भी नहीं थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नाम, संविधान का सलाहकार सीधा B.N. राय, ऐसा इसने क्या कर दिया? संविधान का सलाहकार B.N. राय का नाम आता और संविधान सभा में नहीं हुआ, आप कह रहे हो। देखो क्या था। इन पहले में B.N. राय की योग्यता बता दूं। B.N. राय इंडिया में रहते ही नहीं थे, इंडियन थे, इंडिया में रहते थे, अंतरराष्ट्रीय विश्व के जज थे, ठीक है। अब तुम्हें इनकी हैसियत समझ में आ गई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज, तो समझ सकते हो कितने टैलेंटेड थे, ठीक है। और जब इनको पता चला कि मेरे देश में संविधान बनने वाला है, तो भाई आपके देश का संविधान और आप उस देश के नागरिक और तुम्हारा देश 300 साल से गुलाम है, तो भावना तो जागेगी। तो B.N. राय ने थोड़ा नजर रखना प्रारंभ कर दी इन सब में, सच्चिदानंद सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, सबके बारे में डिटेल लेना प्रारंभ किया। टैलेंटेड आदमी था, बैठा था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर न्यायालय में। देखिए तो हक बनता है ना जब मातृभूमि बुलाती है। तो उनको लगा कि बताओ, उनका ठीक है भाई, सब बढ़िया, बेस्ट 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 बेस्ट। उन्होंने कहा गांधी नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है गांधी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी थे, कोई बात नहीं, गांधी जी कोई दिक्कत नहीं। आगे एक नाम नहीं मिला, ढूंढे ने अम्बेडकर। इनका अम्बेडकर कहां है? इनने देखा पूरी लिस्ट दोबारा पढ़ी, अम्बेडकर नाम नहीं है। 208 सदस्य में अम्बेडकर है कहां? इनने कहा अम्बेडकर तो चाहिए, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद साहब जाने का बनाने की संविधान। और अंग्रेज तो कह ही थे कि बेटा तुम संविधान बनाओ, तुम्हारा संविधान 1 सप्ताह नहीं चल पाएगा, धाम हो जाएगा। हमें पता है हमें कितने संविधान बनाना पड़ेगा इंडिया को चलाने के लिए, 1773, 84, 1813, 33, 53, 58, 1909, 1935, तब इंडिया चला पाए। और तुम कह रहे हो कि इतना संविधान बना के चलेगा। इसलिए जब पूरी लिस्ट लिखी B.N. राय ने, इसको बाजा चकरा गया। इसलिए खबर इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी तो इंडिया के संविधान में है ही है। इसने भैया पता किया,
पता कि उसने कहा जी बताओ ये संविधान सभा बनाई किसने, उसको बेचारे को क्या पता क्या हुआ, तो उसको पता लगी संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन के चुनाव के द्वारा, और चुनाव में जो जीतेगा वही सभा में शामिल होगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा बी आर अम्बेडकर खड़ा नहीं हुआ का, उन्होंने कहा महाराज बी आर अम्बेडकर खड़ा हुए थे, कहां से, आपके पास बी आर अम्बेडकर खड़े हुए थे महाराष्ट्र से, ठीक है, लेकिन हार गए। अच्छा, बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए इसलिए बी आर अम्बेडकर इसमें नहीं आ पाए, तो इन लोगों को शर्म नहीं आ रही राजेंद्र प्रसाद लोगों को कि बी आर अम्बेडकर को कैसे मिलाओ, ठीक है, और ये इतने सत्ता मुग्ध थे सबके सब, ये कांग्रेस के सबके सब, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको लग रहा था सब हम ही बना लेंगे, आई एम ही ब्रह्मा, इनको सब हम सब कर लेंगे, ठीक है, इनको ये चीज बी आर अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर हार ही मान गया, पता चला अम्बेडकर ने हार नहीं मानी थी, अम्बेडकर बेचारा यहां से उदास होके पहुंच गई थी कहां पर, बंगाल, और अम्बेडकर की मदद किसने करी थी, कांग्रेस ने नहीं, मुस्लिम लीग ने। ये शर्म की बात है आप और हम के लिए कि एक हिंदू जो निम्न जाति का था उसका हिंदू मदद नहीं कर रहा, मुस्लिम मदद कर रहा। मुस्लिम लीग ने कहा बाबा जी अम्बेडकर आप हमारे पास आइए, हम आपकी योग्यता पता है आप कितने टैलेंटेड हो, यहां से चुनाव लड़िए, कहां से, यहां से बंगाल से, और बंगाल चुनाव लड़िए और क्या नाम सीट जीतिए और पहुंचो कहां, इसमें संविधान सभा में, हम जितवाए तुम्हें। सोचो मुसलमान मदद कर रहे हैं बेचारे बी आर अम्बेडकर की, इनको सब बने हैं, इनको मतलब नहीं बी आर अम्बेडकर से, इन्हीं के चक्कर में तो मर गए सब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब बेचारों का नाम तक नहीं आता कहीं पर, मर गए देश के लिए, इनका भी सब काम खत्म होने वाला था अगर ये ना आते बी एन राय, ठीक है। अम्बेडकर ने बेचारा कहा हाँ ठीक है, अम्बेडकर पहुंचे चुनाव जीते, पर फूटी किस्मत, जैसे चुनाव जीता तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी, और विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी तो ये बंगाल में कर गया पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। इसका मतलब अम्बेडकर चुनाव तो जीता था भारत में, लेकिन जिस भारत में जीता था वो भारत अब भारत नहीं था, वो क्या था, पाकिस्तान। इसका मतलब अम्बेडकर अब इंडिया की संविधान सभा में शामिल नहीं होगा, अम्बेडकर किसकी संविधान सभा में शामिल होगा, पाकिस्तान। अम्बेडकर ने बेचारे ने सिर पकड़ लिया, करें तो क्या करें, जब स्कूल में सब पता बी एन राय गुस्सा आ गया, संपर्क साधा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राजेंद्र प्रसाद को, बी एन राय ने कह रहा मैं बोल रहा हूं यहां से आपके पास क्या चल रहा है ये, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कुछ नहीं, तुम तो अध्यक्ष हो ना संविधान सभा के, और ने कहा जी साहब अध्यक्ष तो है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तुम्हें लग रहा है ये जवाहरलाल नेहरू, ये सरोजिनी नायडू, ये सब ये बना पाएंगे संविधान, इनमें इतनी औकात है, इनमें संविधान बना पाए, तो सब क्या करें, तुम्हारे देश का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति जो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उस व्यक्ति को तुम पूछ नहीं रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इसी वक्त फोन मिलाओ, संपर्क साधो आपके पास किससे, ये बी आर अम्बेडकर से, और कहीं से भी सीट जितवाओ, तुम अध्यक्ष वहां के, तुम्हारे एक चुटकी में तो जाने क्या हो जाएगा, हड़प गया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से काम तुम समझो, राजेंद्र प्रसाद का जैसे ही फोन कट हुआ, संपर्क कट हुआ, राजेंद्र प्रसाद सीधे संपर्क साधा बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर से कहा महाराज कहां है, बी आर अम्बेडकर ने कहा मैं तो बंगाल में हूं, ये महाराष्ट्र से चुनाव जीत हार गए थे क्या करें, राजेंद्र प्रसाद ने कहा वापस आइए, राजेंद्र प्रसाद ने वापस बुलाया बी आर अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद ने सीधे संपर्क साधा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो वहां का राजा था, ठीक है, राजा को फोन मिलाया महाराष्ट्र के, हाँ महाराज जी, राजा साहब बताइए क्या है, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ का महाराष्ट्र का चुनाव कौन जीता था, अम्बेडकर के खिलाफ, जहां से अम्बेडकर चुनाव हारा था, उन्होंने कहा ये, उनसे कहो त्याग पत्र दो अभी कभी, ये हॉटलाइन का काम, पावर का काम, उन्होंने कहा त्याग अभी कहो उससे त्याग पत्र दो, आपके पास जैसे ही राजेंद्र प्रसाद, राजा ने बुलाया उसको जो चुनाव जीता था, हाँ महाराज जी क्या हुआ, त्याग पत्र दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, त्याग पत्र मतलब चुनाव दोबारा होगा, त्याग पत्र दिया, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया फिर फार्म भरो जाकर, बी आर अम्बेडकर ने फिर फार्म भरा, पूरे महाराष्ट्र में राजा ने अलर्ट कर दिया भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कौन खड़ा नहीं होगा, और जौन खड़ा होगा कौन खड़ा नहीं हुआ। अब एक वोट तो मिलेगा भीमराव अम्बेडकर को और एक वोट मिलेगा, जीत जाएगा भीमराव अम्बेडकर, और जैसे ही एक वोट मिला भीमराव अम्बेडकर जीत गए, दंड से भीमराव अम्बेडकर को किस में शामिल कर लिया गया, संविधान सभा में। ये थे बी एन राय की पावर, ठीक है। अब बी एन राय यहां नहीं रुका, बी एन राय ने फिर संपर्क साधा राजेंद्र प्रसाद से, हाँ राजेंद्र प्रसाद जी
बन गए। उन्होंने कहा साहब बी आर अम्बेडकर को जितवा लिया। उन्होंने कहा जितवाने भर में काम नहीं चलेगा, कितनी समितियां हैं? उन्होंने कहा संघ समिति है, ये झंडा समिति है, संचालन समिति है। उसने कहा मेन समिति बताओ कौन है, संविधान सभा कौन बना रहा? उन्होंने कहा संविधान मेन काम हो रहा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनना चाहिए भीमराव अम्बेडकर। ये छोटी मोटी समिति का अध्यक्ष बना देना भीमराव अम्बेडकर को कि झंडा समिति का, मौलिक अधिकार समिति का पूरा संविधान, प्रधानमंत्री की पावर क्या होगी, राष्ट्रपति की पावर क्या होगी, मौलिक अधिकार की पावर क्या होगी, इस सब का मेन नेता कौन कहलाएगा? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। और जब अध्यक्ष बना दिया गया तो इसलिए बी एन राय को पूरे संविधान सभा का क्या कहा जाता है? सलाहकार। पहले इतना लिख लीजिए, 5 मिनट का और रह गया है जी। अन्य कार्य में आपको बस 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहला, कोई तुमसे पूछे विशेषकार बता दो संविधान की, तो बोलिएगा पहला, मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, जिसको आज तुम लोग कॉमनवेल्थ कहते हो। आदमी कहता है कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल के देशों के द्वारा आयोजित होने वाला गेम क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट नहीं मतलब तमाम गेम होते उसमें। तो मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल कर दिए गए। अभी देखो ये आगे बढ़ने लगा, ये वो वाला समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 3-4 काम जो देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। है तो सब कुछ महत्वपूर्ण था, लेकिन ये 3-4 कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये अगला बताना, अगला आपको ये कहना है 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या अपना लिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया। तो तिरंगा कब अपनाया गया था? बोलना 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 3 चीज अपनाई गई, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। इन 3 को कब स्वीकार किया गया था? तो आंसर लेना 24 जनवरी 1950 को। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लेता कभी कभार कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत राजेंद्र प्रसाद को क्रम से बताओ। पहले ध्वज अपनाया था, सॉरी ध्वज तो पहले ही अपनाया था, पहले जनगण मन अपनाया था कि पहले वंदे मातरम अपनाया था कि पहले राष्ट्रपति अपनाया था? तो तीनों की क्रम बता दे रहा हूं मैं, डेट तीनों की एक ही है। तो बोलिएगा पहले आपके देश ने राष्ट्रीय गान अपनाया था, फिर आपके देश ने राष्ट्रीय गीत अपनाया था, फिर आपके देश ने इंडिया का राष्ट्रपति अपनाया था। तो आप ये कहोगे पहले हमारे देश ने जनगण मन स्वीकार किया, फिर वंदे मातरम स्वीकार किया, फिर ये, और तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब ये पहला क्रम और ये ऐसे ऐसे चला था। ठीक है, ओके, सही है। अगला आपके पास क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान कब बन के तैयार हो गया था? तो आप बोलिएगा संविधान जो अंतिम रूप में बन के तैयार हो गया था वो तैयार हो गया था 26 जनवरी और 26 नवंबर आपके पास 1949 को। तो कोई तुमसे कहे संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? 1949 में, समझे? 26 जनवरी के 2 महीना पहले 1949 में बन के तैयार हो गया था। और जो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपके देश का मूल संविधान। मतलब आपके देश का मूल संविधान कब? 26 नवंबर 1949 को। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितनी थी? तो बोलना है अनुच्छेद थे आपके पास 395, जिन्हें आर्टिकल कहा जाता है, और कहा जाए अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां बताना है आपके पास कितनी? अनुसूचियां थी 8। ठीक, अच्छा, फिर तुमसे पूछे संविधान सभा जब बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, तो संविधान को स्वीकार कब किया गया? बिल्कुल एंड। तो बताइए संविधान सभा को जो आपके पास स्वीकार हुआ था वो 24 जनवरी को ही स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? तो लागू बताइएगा 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। अब आपके देश के संविधान को कितने देशों से मिलकर लिया गया था? तो आपके देश को संविधान को कम से कम 60 देशों से मिलकर खंगाला गया था। 70% संविधान कहां से आया था? तो बोलिएगा 70% आपके पास संविधान इंडिया के शासन अधिनियम 1935 से क्या किया गया था? लिया गया था। बाकी 30% संविधान अमेरिका, कनाडा वनाडा, अभी ये कल का टॉपिक है, उससे आपके पास लिया गया था, वो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, ये आपका संविधान बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद अब संविधान में कुछ समितियां बनी। सुन लीजिए, लिखा नहीं पाऊंगा आज में। संविधान में कुछ समिति बनी, यहीं पर तो उन समिति के नाम पूछ लेता है। संघ समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो पता जवाहरलाल नेहरू। आपके पास संघीय समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मत ऐसे समझो, संविधान 3 साल का चला,
तो संविधान के विभाग होते हैं ना, जैसे अपने घर में मान लो कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, शादी वादी है, तो शादी में तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई खाना संभालता है, कोई पानी के काम संभालता है, कोई कार्ड बांटने का काम संभालता है, ऐसे ही संविधान में मैन तो बोला संविधान के बिल्कुल नॉर्मल काम, जैसे आपके पास संघ का काम, समिति का काम, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कोई ज्यादा खतरनाक काम नहीं, मत आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला अगला आपके पास काम था प्रांतीय, ये बड़ा कठिन काम था, राजाओं महाराजाओं को मनाना था, जो 500 प्लस आपके पास राजा थे, 552, उन राजाओं को अपने देश में शामिल करने पे कि वो पाकिस्तान में चले जाएं, अपने आप को देशी रियासत स्वतंत्र घोषित न कर दे, तो उनको मनाने का काम किसने किया था? तो आंसर देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान की प्रमुख समिति कौन सी थी? अभी भी बता कर आया हूं, संविधान की प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर देना बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे, मतलब मेन काम बी.एन. राय के कहने पर इनको किया गया। और आ जाइए, और आपके पास कह था झंडा समिति आपके पास कौन थी? तो बोलिएगा झंडा समिति आपके पास किसने? जयप्रकाश आपके पास नारायण। लेकिन एक झंडा समिति ये पूछा था राष्ट्रीय ध्वज समिति किसकी थी? तो झंडा और राष्ट्रीय ध्वज में अंतर है, तो आपके पास राष्ट्रीय आपके पास ध्वज समिति पूछे, यहां पर आंसर देना आपके पास क्या? राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय ध्वज पूछे और राष्ट्रीय संचालन समिति पूछे, तो ये तुम्हारे क्या थे? उसके मेन आपके पास अध्यक्ष थे। अब इन्हीं में तुम्हारे पास एक और आया था मौलिक अधिकार का, जीवीके प्रणाली, फिर आपके पास पूछता दूसरा वाला आपके पास वो, ठीक है। ये चीजें एक ओवरऑल आपके पास हो गई है।